Hello friends, now we will take new topic, properties of duration. This is last topic related to duration, then we will move to convexity. Now what do we mean by properties of duration? Important not from numerical point of view but from MCQ point of view. आपको comparison के question आ सकते हैं. कंपैरिजन मींस आपको बोलेंगे कि बॉन्ड एक्स और बॉन्ड वाई दो बॉन्ड दे देंगे और बोलेंगे बाकी सब फीचर सेम है. बॉन्ड एक्स का कूपन हायर है, टाइम टू मैच्योरिटी सेम है, पीरियोडिसिटी सेम है, रियलाइज यील्ड सेम है, डिजायर्ड यील्ड सेम है. तो उस केस में बॉन्ड एक्स वर्सेस बॉन्ड वाई किसका इंटरेस्ट रेट रिस्क हायर है? ऑफ कोर्स वी नो दैट जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन हायर होगा उसका प्राइस रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क हायर होगा. बट नाउ कौन से बॉन्ड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन हायर होगा? द बॉन्ड विच इज हैविंग हायर कूपन और द बॉन्ड विच इज हैविंग लोअर कूपन. ये प्रॉब्लम है. तो यहां पर हम यही चीज डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू में आपको कंपैरिजन के फॉर्मेट में. दो बॉन्ड्स जिनके डिटेल दिए हुए होंगे, एक फीचर अलग होगा, बाकी सब सेम होंगे, एंड दे विल आस्क यू व्हिच बॉन्ड इज गोइंग टू हैव हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क. तो अब ये इसको कैसे करेंगे? कौन कौन से बॉन्ड फीचर्स हमारे ड्यूरेशन को इंपैक्ट करते हैं? अच्छा, कौन सा ड्यूरेशन? मिकॉले ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन या मनी ड्यूरेशन? हम कौन से ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं? बहुत क्लियर है, जो रिलेशनशिप इन फीचर्स का मिकॉले ड्यूरेशन के साथ होगा वही मॉडिफाइड के साथ होगा और वही मनी ड्यूरेशन के साथ होगा. ऐसा क्यों? मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला था मिकॉले ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस आर. तो जिस बॉन्ड का मिकॉले ड्यूरेशन हायर होगा उसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी हायर होगा. और मनी ड्यूरेशन का फॉर्मूला था, मनी ड्यूरेशन का फॉर्मूला हमने क्या देखा? मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू पीवी फुल. तो जिस बॉन्ड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन हायर होगा उसका मनी ड्यूरेशन भी हायर होगा. इसका मतलब जो फीचर, कोई भी फीचर जिसका हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ड्यूरेशन के साथ में, वो जो रिलेशनशिप मिकॉले के साथ में बनाएगा वो मॉडिफाइड और मनी ड्यूरेशन के साथ भी सेम रिलेशनशिप रहेगा, सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगा. तो हम यहां पर कौन कौन से फीचर्स की बात कर रहे हैं? हम यहां पर फीचर्स की बात कर रहे हैं. नंबर 1 कूपन रेट, नंबर 2 डिजायर्ड यील्ड, ये सी हो गया, ये आर हो गया. टाइम टू मैच्योरिटी, टाइम टू मैच्योरिटी कैपिटल टी और एन एक्चुअली, एंड लास्ट कूपन डेट से कितना टाइम कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट कूपन डेट की तरफ हम जा रहे हैं, तो हाउ मच टाइम, कितना टाइम हमारा फ्रैक्शन ऑफ करंट कूपन पीरियड दैट हैज लैप्स्ड, टी अपॉन कैपिटल टी, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, जो हमने बॉन्ड के वैल्यूएशन में समझा था. स्मॉल टी इज द टाइम फ्रॉम लास्ट कूपन डेट टू द सेटलमेंट डेट एंड कैपिटल टी रिप्रेजेंट द टाइम बिटवीन टू कूपन पेमेंट डेट्स. तो कितना टाइम कंप्लीट हो गया? इफ इट इज टुडे इज 1 सितंबर और लास्ट कूपन 1 जुलाई को पे हुआ है, 2 months गॉट कंप्लीटेड. इफ इट्स अ सेमी एनुअल बॉन्ड इट्स 2/6, तो आपका 1/3 पीरियड कंप्लीट हो गया. तो जैसे जैसे ये पीरियड कंप्लीट होगा वैसे वैसे क्या ड्यूरेशन पे भी इंपैक्ट होगा क्या? इट मींस क्या एवरी डे ड्यूरेशन चेंज होता है क्या, और वो बढ़ता है या कम होता है? तो हमारे को फोर्थ जो रिलेशनशिप देखना है, प्रॉपर्टी देखना है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, द टाइम विच हैज गॉट कंप्लीटेड फ्रॉम लास्ट कूपन डेट, दैट टाइम हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द ड्यूरेशन. याद करने के लिए बहुत स्ट्रेट 4 स्टेटमेंट्स है. कूपन रेट एंड वाईटीएम, कूपन रेट एंड वाईटीएम. यहां पर जब हम चेंजेस या ये प्रॉपर्टीज की बात डिस्कस कर रहे हैं तो हम 1 वेरिएबल एट अ टाइम की बात कर रहे हैं, बाकी वेरिएबल कांस्टेंट है. तो कूपन रेट एंड वाईटीएम ये दोनों इंडिपेंडेंटली, हायर द कूपन रेट और हायर द वाईटीएम, लोअर विल बी द ड्यूरेशन एंड वाइस वर्सा, यानी ये इनवर्स रिलेशनशिप होल्ड करते हैं. नेक्स्ट टाइम टू मैच्योरिटी, टाइम टू मैच्योरिटी यानी कि एन, नंबर ऑफ पीरियड्स, जितना हायर होगा उतना ही ड्यूरेशन हायर होगा, एक एक्सेप्शन के साथ में. क्या है वो समझेंगे. एंड लास्ट T/12, द टाइम विच हैज लैप्स्ड फ्रॉम द लास्ट कूपन डेट. ये जितना हायर होगा
यानी जितना हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रीवियस कूपन से नेक्स्ट कूपन की तरफ, जितना आगे जाएंगे उतना ही ड्यूरेशन कम होगा। बट जिस दिन नया कूपन डेट आएगा उस दिन एक बार जंप होगा, तो कुछ एक अलग सा स्ट्रक्चर बनेगा हमारे ड्यूरेशन की लाइन का। देखते हैं क्या है। सबसे पहला कूपन रेट, तो हमें उसको बोलते हैं सॉ टूथ पैटर्न। तो अब ये चार चीजें याद तो कर लेनी है, एग्जाम के पर्पस से काम आएगी, और एग्जाम में क्वेश्चन कंपैरिजन के आने के ज्यादा चांसेस है, एक्स वर्सेस वाई। तो सबसे पहले देखते हैं कूपन रेट ड्यूरेशन को कैसे इंपैक्ट करता है। कूपन रेट की जब हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन, हम मिकॉले ड्यूरेशन से कंपैरिजन देखेंगे, और जिस बॉन्ड का मिकॉले हायर होगा उसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन हायर होगा, उसका मनी ड्यूरेशन हायर होगा, और उसका इंटरेस्ट रेट रिस्क भी हायर होगा। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कूपन रेट एंड मिकॉले ड्यूरेशन। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम कूपन रेट और मिकॉले ड्यूरेशन की बात करें, कीपिंग ओनली अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, दो बॉन्ड है ए एंड बी, आर कांस्टेंट है, R1 इज इक्वल्स टू R2, N is also constant, M is your periodicity is also constant. The only difference is C1 is greater than C2. Now question is कौन से बॉन्ड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन हायर होगा। तो अगर हम एग्जांपल ले लें, दिस इज योर 10%, दिस इज योर 5%, N is your 3 years, R is your 10%, let's say M is your annual 1 periodicity. तो अगर हम 3 ईयर का टेबल बनाएंगे मिकॉले ड्यूरेशन के लिए, तो बॉन्ड ए के लिए जो कैश फ्लो होंगे वो 10, 10 एंड 110 होंगे, जबकि बॉन्ड बी के कैश फ्लो 5, 5 एंड 105 होंगे। ऑफ कोर्स प्राइसेस अलग होगी बिकॉज कैश फ्लो अलग है, यील्ड सेम है। तो यहां पर अगर हम बात देखें तो यहां पर बॉन्ड ए के नियर टर्म कैश फ्लोज हायर है, नियर टर्म कैश फ्लोज हायर है इन कंपैरिजन टू बॉन्ड बी, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कैश फ्लोज हायर है, और जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कैश फ्लो हायर होंगे तो इनके वेटेज भी बॉन्ड बी के वेटेज के कंपैरिजन में हायर होंगे। वेट ऑफ फर्स्ट कैश फ्लो एंड वेट ऑफ सेकेंड कैश फ्लो इन कंपैरिजन टू वेट ऑफ फर्स्ट कैश फ्लो एंड वेट ऑफ सेकेंड कैश फ्लो विल बी हायर। और जब वेटेज हायर होंगे और वो मल्टीप्लाई होंगे 1 एंड 2 और टोटल वेटेज 1 होगा ऑफ कोर्स, तो जितना वेटेज ऊपर बढ़ता जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड कैश फ्लो का, उतना वेटेज थर्ड कैश फ्लो का कम होगा, बिकॉज ओवरऑल टोटल वेट तो 1 आएगा। तो जिनका वेटेज हायर है वो तो कम टाइम कम पीरियड से मल्टीप्लाई होंगे 1 एंड 2, और जिसका वेटेज कम हो गया है वो हायर पीरियड से मल्टीप्लाई होगा। इंपैक्ट ये होगा कि इसका जब वेट मल्टीप्लाइड बाय आप टाइम करेंगे तो जो ड्यूरेशन ऑफ ए आएगा वो ड्यूरेशन ऑफ बी के कंपैरिजन में लोअर आएगा, ड्यूरेशन ऑफ बी के कंपैरिजन में लोअर आएगा, वेटेड टोटल कम आएगी। व्हाट इज ड्यूरेशन? ड्यूरेशन इज वेटेड एवरेज टाइम। और यहां पर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बॉन्ड ए के कैश फ्लोज नियर टर्म कैश फ्लोज हायर है, नियर टर्म कैश फ्लोज हायर है, तो उसका वेटेड एवरेज नियर टर्म कैश फ्लोज का टाइम पीरियड कम है, जबकि जो डिस्टेंस पे कैश फ्लो है उनका टाइम ज्यादा है, पर कैश फ्लो का वेट रिड्यूस हो गया, उसके कारण उसका जो मिकॉले ड्यूरेशन वेटेड एवरेज टाइम है वो रिड्यूस हो गया। और जिस बॉन्ड का नियर टर्म कैश फ्लोज लोअर है, कूपन कम है, कूपन कम है, उसका जो मैच्योरिटी वैल्यू का वेटेज है वो वेट ऑफ ए के कंपैरिजन में वेट ऑफ बी क्या हो गया? हायर हो गया उस कैश फ्लो का, मैच्योरिटी कैश फ्लो का। और जब मैच्योरिटी कैश फ्लो वेट ऑफ बी हायर होगा इन कंपैरिजन टू ए, और वो मल्टीप्लाई होगा 3 से, और तो वहां पर जो वेटेड टाइम आएगा वेट इंटू टी, वेट ऑफ बी इंटू टी, वो वेट ऑफ ए इंटू टी से हायर आएगा, इसलिए वेट ड्यूरेशन ऑफ बी उसका हायर आएगा। तो हमारा कंक्लूजन हुआ जिस बॉन्ड का कूपन लोअर होगा उस बॉन्ड का ड्यूरेशन हायर होगा और उसकी रिस्क भी हायर होगी। सिंपल मैथमेटिक्स था। कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। सेकंड केस, यील्ड और ड्यूरेशन का क्या रिलेशनशिप है? पी एंड क्यू दो बॉन्ड है, C1 C2 सेम है, 10% 10% दोनों के केस में। N दोनों का सेम है, N1 इक्वल्स टू N2, 3 years। पीरियोडिसिटी दोनों की सेम है, एनुअल एंड एनुअल। द ओनली डिफरेंस इज R1 इज ग्रेटर देन R2।
यहां कर देते हैं 10% और यहां कर देते हैं 5%। फिर से इंपैक्ट समझते हैं। इस बार हमारा टाइम ईयर 1 2 3 है और इस बार दोनों के कैश फ्लो 10 10 और 110। यहां पर भी कैश फ्लो 10 10 और 110, कूपन सेम है। तो जिस बॉन्ड का डिजायर्ड यील्ड हायर होगा उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कम होते जाएंगे, डिस्काउंटिंग रेट हायर है। और जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कम होंगे तो जो मैच्योरिटी वाला वैल्यू है इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि यहां जो पीवी कैलकुलेट होगा, पीवी ऑफ पीवी ऑफ क्यू के कंपैरिजन में लोअर आएगा, बिकॉज डिस्काउंटिंग ज्यादा रेट से हुई है। और जब प्रेजेंट वैल्यू कम आएगा ऑटोमेटिक उसका वेटेज भी कम आएगा। वेटेज ऑफ पी ऑफ दिस कैश फ्लो विल कम, मैच्योरिटी वैल्यू का कैश फ्लो कम आएगा जिसका डिजायर्ड यील्ड हायर है। एंड जो टोटल आएगी वेटेड टाइम उसकी भी ड्यूरेशन, जो विच विल रिप्रेजेंट योर ड्यूरेशन ऑफ पी, ये ड्यूरेशन ऑफ क्यू के कंपैरिजन में न्यूमेरिकली क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। या इसको रिवर्स वे में बात करते हैं, जिसका डिजायर्ड यील्ड कम है, जिसका डिजायर्ड यील्ड कम है उसके मैच्योरिटी वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू हायर आएगा। 110 जो क्यू का है उसका प्रेजेंट वैल्यू हायर आएगा तो उसका वेट हायर होगा, और वेट हायर और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वेटेड टोटल हायर आएगा। एंड वेटेड टोटल रिप्रेजेंट योर ड्यूरेशन। इट मींस जिस बॉन्ड का यील्ड लोअर होगा उसका ड्यूरेशन, कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, उसका ड्यूरेशन हायर होगा, और जिस बॉन्ड का यील्ड हायर होगा उसका ड्यूरेशन लोअर होगा। और यही चीज हमने भी लिखा है। क्या लिखा है देखें, कूपन रेट एंड वाईटीएम दे हैव नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। लोअर कूपन और लोअर वाईटीएम वन एट अ टाइम इंक्रीजेस द वेट ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू। जो लास्ट वाला 110 है या लास्ट वाला जो वैल्यू हमें रिसीव होने वाला है उसकी वेटेज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है दोनों ही केस में, जिसका लोअर कूपन या लोअर यील्ड है। इसलिए जब आपके लास्ट वाले कैश फ्लो का वेटेज बढ़ेगा और वो हायर टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो वेटेड टोटल वेट इनटू टाइम भी हायर आएगा, तो ड्यूरेशन ऑटोमेटिक हायर हो जाती है। तो जिसका कूपन या जिसका वाईटीएम डिजायर्ड यील्ड कम होगा उसके ड्यूरेशन हायर होंगे। नेक्स्ट, टाइम टू मैच्योरिटी। टाइम टू मैच्योरिटी और ड्यूरेशन का क्या रिलेशनशिप है? अगेन दीज आर गोइंग टू हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब ये पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या है? जब मैं बोलता हूं टाइम टू मैच्योरिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी हम यहां बॉन्ड ले रहे हैं, बॉन्ड एक्स एंड वाई। यहां C1 इज इक्वल्स टू C2 10%, दोनों का कूपन सेम है। R1 इज इक्वल्स टू R2, दोनों का डिजायर्ड यील्ड भी सेम है। लेट्स से 10-10 ही रखते हैं। दोनों का पीरियोडिसिटी भी सेम है, M1 इज इक्वल्स टू M2, N1 पीरियोडिसिटी। द ओनली डिफरेंस इज N ऑफ X इज ग्रेटर देन N ऑफ Y। ये 6 साल का बॉन्ड है और ये 3 साल का बॉन्ड है। तो यहां जब X के बॉन्ड के कैश फ्लोज की टाइम की बात करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 तक जाएंगे, जबकि यहां पर टाइम 1 2 एंड 3 पे ही मैच्योरिटी आ जाएगी, आगे टाइम ही नहीं है। वॉट एवर इज द सिनेरियो, यहां पर जो भी वेटेज होगा, प्रेजेंट वैल्यू होगा कैश फ्लो का, मैच्योरिटी वैल्यू का, दैट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 3, जबकि यहां पर जो प्रेजेंट वैल्यू होगा दैट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 6। ऑटोमेटिक वेटेड वैल्यू क्या होगा, हायर आएगा। It means the bond which is going to have higher term to maturity will always have higher duration, except one case. Except one case. क्या है ये केस, देखते हैं। तो अब मैं टेबल की जगह क्लोज फॉर्म इक्वेशन यूज कर लेता हूं, और हमें पता है क्लोज फॉर्म इक्वेशन यूज करो या टेबल यूज करो, मैकॉले ड्यूरेशन की रिजल्ट सेम आते हैं। क्लोज फॉर्म इक्वेशन में हमारा जो पहला टर्म है दैट इज 1 प्लस आर अपॉन आर, इट रिप्रेजेंट योर ड्यूरेशन ऑफ मैकॉले ड्यूरेशन ऑफ विच बॉन्ड, परपीचुअल बॉन्ड। सेकेंड एक्सप्रेशन ये है हमारा जिसके आगे नेगेटिव साइन है, और थर्ड एक्सप्रेशन है हमारा फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो लास्ट कूपन डेट से पास हो चुका है। दिस इज द सिनेरियो। अब हम यहां पर बात करते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन की। फर्स्ट तो कांस्टेंट है बिकॉज आप चेंज सिर्फ टाइम कर रहे हो, तो बॉन्ड एक्स वर्सेस बॉन्ड वाई, रियलाइज डिजायर्ड यील्ड तो सेम है, तो 1 प्लस आर अपॉन आर तो कांस्टेंट हो गया। लास्ट भी कांस्टेंट है, कूपन डेट पीरियोडिसिटी सेम है, तो टी बाई टी कैपिटल टी भी सेम है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर कांस्टेंट फॉर बोथ बॉन्ड एक्स एंड बॉन्ड वाई। द डिफरेंस इज गोइंग टू कम इन बॉन्ड थर्ड सेकेंड टर्म।
सेकेंड टर्म में भी डिनोमिनेटर की बात करते हैं, 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव बनेगा। 1 प्लस आर पावर एन माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म आएगा और वो ओवरऑल टर्म को पॉजिटिव रखेगा, तो डिनोमिनेटर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में प्रॉब्लम है सी एंड आर का रिलेशनशिप। प्रीमियम पे अगर बॉन्ड है तो कूपन हायर होगा डिजायर्ड यील्ड से, पार पे है तो कूपन डिजायर्ड यील्ड के बराबर होगा, और डिस्काउंट पे है तो कूपन विल बी लोअर देन डिजायर्ड यील्ड। 3 केस हो गए। पहला केस, प्रीमियम पे है बॉन्ड, सी इज ग्रेटर देन आर, सी इज ग्रेटर देन आर और सी इज ग्रेटर देन आर, तो ये जो ब्रैकेट है हमारा सेकेंड टर्म में सी माइनस आर पॉजिटिव बना, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, ओवरऑल सेकेंड टर्म विल बी पॉजिटिव, ओवरऑल सेकेंड टर्म विल बी पॉजिटिव, और सेकेंड टर्म के आगे माइनस का साइन है, वो क्या करेगा हमारा, सेकेंड टर्म के आगे माइनस का साइन है, वो ये परपेचुअल बॉन्ड का ड्यूरेशन था, परपेचुअल बॉन्ड के ड्यूरेशन से रिडीमेबल बॉन्ड का ड्यूरेशन कम होगा। ये हमें समझ में आया, ये हमें समझ में आया। नेक्स्ट, बट और अगर पार पे है तो C इज इक्वल टू आर, ये 0 बन जाएगा, 0 इंटू एन 0 रह जाएगा। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है आपके डिस्काउंट पे जो बॉन्ड ट्रेड हो रहे हैं, डिस्काउंट पे जो बॉन्ड ट्रेड हो रहे हैं वहां C इज लोअर देन आर। उस केस में ये जो न्यूमरेटर का ब्रैकेट है C माइनस आर नेगेटिव टर्म क्रिएट कर देगा, और नेगेटिव आगे आके मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। ये जो पॉजिटिव बनेगा इसका इंपैक्ट कब होगा? ये डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे, n की वैल्यू पे, बिकॉज n ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे पावर में है, नीचे पावर में। ये n और ये जो पॉजिटिव क्रिएट हो गया टर्म, इससे एक डिस्काउंटेड बॉन्ड का, डिस्काउंटेड प्राइस पे जो बॉन्ड चल रहा है जिसका कूपन लोअर देन डिजायर्ड यील्ड है, वो परपेचुअल बॉन्ड के मैकॉले ड्यूरेशन से हायर ड्यूरेशन क्रिएट कर देगा। सोचिए, एक परपेचुअल बॉन्ड का ड्यूरेशन और एक रिडीमेबल बॉन्ड का ड्यूरेशन, बाकी फीचर सेम है, सिर्फ टाइम टू मैच्योरिटी डिफरेंट है, और परपेचुअल बॉन्ड का ड्यूरेशन तो कम आ रहा है जबकि डिस्काउंटेड बॉन्ड का ड्यूरेशन हायर आ रहा है। इंपैक्ट क्या होगा? The time to maturity is positively related with duration for bond trading at par and premium. par premium पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ कहां पर है? par प्रीमियम पे तो जो बॉन्ड होगा उसका जितना n नीचे जाएगा उतना ही उसका वेटेड वैल्यू टेबल में हायर आएगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। However, in case of discount bond, यानी कि बॉन्ड which are trading at discount, if n is high enough, n जितना ज्यादा होगा या नीचे वाले n की पावर उतनी बढ़ जाएगी, high enough, then Macaulay duration will exceed the first term 1 plus r उससे बड़ी हो जाएगी, and reaches a maximum, ये एक लेवल पे जाके क्या करेगी, वो अपने आप के ड्यूरेशन को परपेचुअल बॉन्ड के भी ऊपर ले जाएगी, and then it will start decreasing। जैसे जैसे बॉन्ड का टाइम टू मैच्योरिटी कंप्लीट होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड का टाइम टू मैच्योरिटी कंप्लीट होगा, उसका ड्यूरेशन कम आना शुरू होगा। टाइम कंप्लीट होगा तो कैश फ्लो रियलाइज हो रहा तो ड्यूरेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। द इंप्लीकेशन इज दिस, ये याद रखना चाहिए हमें एमसीक्यू के लिए। द इंप्लीकेशन इज, डिस्काउंट बॉन्ड का टाइम टू मैच्योरिटी का इंपैक्ट क्या होगा? इंप्लीकेशन इज दैट के लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू पार, इंटरेस्ट रेट रिस्क कुड बी लोअर इन दैट केस देन द शॉर्ट डेटेड बॉन्ड। क्यों? बिकॉज एक लेवल पे मैक्सिमम होके ये वापस क्या कर रहा है? अपने ड्यूरेशन को रिड्यूस कर रहा है, तो उस केस में हो सकता है वो शॉर्ट डेटेड बॉन्ड के ड्यूरेशन से नीचे चला जाए। नेक्स्ट, लास्ट केस, फ्रैक्शन ऑफ पैटर्न बनेगा सॉ टूथ पैटर्न। अब ये सॉ टूथ पैटर्न इस तरीके का zigzag फॉर्मेट बने, डिक्रीजिंग ट्रेंड, नॉट फ्लैट लाइन नहीं, डिक्रीजिंग लाइन। क्यों डिक्रीजिंग लाइन है? जैसे जैसे बॉन्ड का टाइम टू मैच्योरिटी के नजदीक आओगे और फर्स्ट कूपन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट कूपन पे हो गया और आप सेकंड कूपन की तरफ मूव कर रहे हो और बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, एन आर सी सब कांस्टेंट है, तो आपका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन है वो तो कांस्टेंट हुआ, पर थर्ड एक्सप्रेशन जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ेगा, थर्ड एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी, थर्ड एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी, तो थर्ड एक्सप्रेशन के आगे है माइनस, ओवरऑल मैकॉले ड्यूरेशन को रिड्यूस कर जाएगा। यानी आपका बॉन्ड का अगर कूपन 1 जुलाई को पे हो गया तो 1 अगस्त को अगर आप ड्यूरेशन कैलकुलेट करोगे इट विल बी लोअर,
1 सितंबर को और कम हो जाएगा, बिकॉज टी बाई कैपिटल टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले थी 1/6, सेकेंड केस में 1 सितंबर को 2/6, 1 अक्टूबर को 3/6, 1 नवंबर को 5/6, 4/6, 1 दिसंबर को 5/6। तो जैसे जैसे ये टी बाई कैपिटल टी की वैल्यू बढ़ेगी इन केस ऑफ सेमी एनुअल बॉन्ड, जिसका लास्ट कूपन 1 जुलाई को और नेक्स्ट कूपन 1 जनवरी को है, तो जैसे जैसे हम मंथ ऑन मंथ आगे बढ़ेंगे, थर्ड एक्सप्रेशन की वैल्यू, थर्ड टर्म की वैल्यू बढ़ेगी, मैकॉले ड्यूरेशन को गिराएगा। तो एक कूपन डेट से, फ्रॉम फर्स्ट कूपन डेट टू सेकेंड कूपन डेट, बॉन्ड का ड्यूरेशन नीचे आ रहा है, ये तो समझ में आया। बट व्हाट विल हैपन ऑन दिस एग्जैक्ट कूपन पेमेंट डेट? जिस दिन कूपन पेमेंट डेट होगा, सेकेंड कूपन पेमेंट, उस दिन ये जो टी बाई टी की जो वैल्यू है, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, स्मॉल टी विल बिकम 0, वो तो कूपन डेट हो गया उस दिन। अब कोई टाइम लैप्स हुआ ही नहीं है, आप यू आर स्टैंडिंग ऑन द कूपन डेट, तो स्मॉल टी इज 0। विथ 0 दिस थर्ड टर्म विल बिकम 0, और इमीडिएटली ये क्या करेगा, आपके ड्यूरेशन को हल्का सा जंप करेगा। ऑफ कोर्स वो लास्ट कूपन डेट के ड्यूरेशन को क्रॉस नहीं कर सकता, एंड अगेन आपके थर्ड कूपन डेट तक ये फिर क्या करेगा, अपने आप को डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। ऑन थर्ड कूपन डेट ये आपका फिर से हल्का सा जंप करेगा, एंड देन अगेन इट विल गो डाउन। तो आई होप सबको समझ में आया। फ्रैक्शन ऑफ करंट पीरियड जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ड्यूरेशन रिड्यूस करेगा, बट ऑन कूपन डेट इट विल स्लाइटली जंप। Macaulay duration create a sawtooth pattern. The Macaulay duration decreases smoothly, एक फ्लैट लाइन की तरह डिक्रीज होता है as the time passes, and then jump, एक स्लाइड जंप आता है upward after the coupon is paid, because वो थर्ड टर्म आपके क्लोज फॉर्म इक्वेशन में 0 हो गया, उसके कारण वो स्लाइड जंप है, फिर वापस स्मूथ डाउन, फिर स्लाइड जंप, अगेन स्मूथ डाउन। तो आई होप विद दिस ये तीन चारों फीचर आपको समझ में आए। क्वेश्चन किस तरीके के हमारे स्टडी मेट में हमें डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स दिए हैं, दो बॉन्ड्स का कंपैरिजन करवाया है और बोला है कि बाकी सारे फीचर कांस्टेंट है, एट अ टाइम एक फीचर मूव कर रहे हैं। कभी एक्स बॉन्ड का, फर्स्ट बॉन्ड का कूपन हायर है, कभी उसका रियलाइज यील्ड हायर और डाउन है, या कभी उसका टाइम पास कंप्लीट हो रहा है तो क्या पैटर्न क्रिएट हो रहा है, और या दो बॉन्ड जिनकी टाइम टू मैच्योरिटी डिफरेंट है, वहां पर क्या इंटरेस्ट रेट रिस्क कौन से बॉन्ड का हायर और लोअर है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। प्लीज डू प्रैक्टिस फ्रॉम स्टडी मैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।